वेलकम, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पर पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं और उसमें हमारा प्रियम्बल ये टॉपिक चल रहा था। पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा पहले वो देख लेते हैं, उसके बाद आगे का हम पढ़ते हैं आज। तो हमने ये देखा था कि प्रियम्बल जो है वो केवल एक इंट्रोडक्शन है, एक प्रीफेस है, एक प्रस्तावना कहा जा सकता है, इसे एक सार कहा जा सकता है, समरी कहा जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशन का। कि इसे पढ़कर हमें ये पता चलता है कि हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कुछ लिखा हुआ है, क्या क्या चीज़ें आगे लिखी हुई हैं। उसके बाद में हमने ये देखा था कि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो पहला था जिसके अंदर प्रियम्बल मेंशन किया गया था। भारत का कॉन्स्टिट्यूशन पहला नहीं था, लेकिन भारत का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूएन चार्टर के बेस पर हमारा जो प्रियम्बल है वो रखा गया था इसके अंदर। और इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशंस जो पास किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा दिसंबर 13, 1946 में, तो उस हिसाब से इसे ड्राफ्ट किया गया था और तभी ही हमने ये सोच लिया था कि हम प्रियम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में रखेंगे। एक ही बार अमेंडमेंट हुई है, 42nd अमेंडमेंट, जिसके अंदर 3 वर्ड्स ऐड किए गए हैं, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। उसके बाद में हमने देखा कि प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है। इसे आज हम डिटेल में देखेंगे क्या कुछ प्रियम्बल में मेंशन्ड है। उसके बाद में हमने 3 केस देखे थे, बहुत इंपॉर्टेंट केस हैं। बेरूबारी यूनियन केस 1960 में सबसे पहली बार आया था। इसमें कहा गया था कि जो प्रियम्बल है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। ये इसलिए कहा गया था क्योंकि प्रियम्बल को यदि हम हटा भी देते कॉन्स्टिट्यूशन से तो संविधान पर कोई असर नहीं पड़ेगा इसका। तो इसलिए ये कहा गया था कि उससे ना कोई पावर मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन को और ना ही उसमें कोई उससे कोई मतलब कॉन्स्टिट्यूशन पर असर पड़ने वाला है कि यदि ये रहे या ना रहे। और उसके बाद केस आया था केशवानंदा भारती केस। इसके अंदर 1973 में इसमें कहा गया था कि प्रियम्बल जो है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इसमें हम अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। इसे पूरी तरह से पार्ट कहा गया था कि ये संविधान का एक अभिन्न अंग है। LIC का केस जो आया था 1995 में, इसमें ये कंफर्म हो गया था कि प्रियम्बल जो है वो इंटीग्रल पार्ट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का। केशवानंदा भारती केस के बारे में हमने पहले ये भी डिस्कस किया था कि ये केस में बेसिक स्ट्रक्चर का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल करके आया था। उसके बाद में हमने देखा कि अमेंडमेंट की जा सकती है और अमेंडमेंट की भी गई है। केवल एक बार अमेंडमेंट की गई है, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1976 में की गई थी और उसमें 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटीग्रिटी। इसका सबका मीनिंग आज हम देखेंगे। तो आज हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं कि हमारे जो प्रियम्बल है उसके हम यदि पार्ट्स देखें कि क्या कुछ हमारे प्रियम्बल में लिखा गया है। तो सबसे पहले सोर्स ऑफ द प्रियम्बल जो सबसे पहले लिखा गया है वो है सोर्स ऑफ द प्रियम्बल। सोर्स क्या है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलेमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया। इसका मतलब ये है कि इसका जो पावर मिल रही है कॉन्स्टिट्यूशन को और जो प्रियम्बल को, वो पीपल ऑफ इंडिया से मिल रही है कि हमारे जो देश के नागरिक हैं, हम सब हैं, हम सब से इसे पावर मिलती है कि हम जो भी डिसीजन लेंगे, जिसे भी हम इलेक्ट करके भेजेंगे, वो इसमें चेंजेस कर सकते हैं या लॉ बना सकते हैं, हमारे देश को रन कर सकते हैं। फिर उसके बाद में नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट दिया गया है कि सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। इन सभी का मीनिंग अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। तो ये नेचर ऑफ द इंडियन स्टेट है कि ये सब चीज़ हमारा जो स्टेट है इंडिया का, इंडियन स्टेट जो है वो ऐसा है। उसके बाद में जस्टिस जो है वो 3 टाइप की, ये याद रखना ज़रूरी है कि जस्टिस कितने टाइप की रखी गई है, लिबर्टी कितने टाइप की रखी गई है और इक्वालिटी कितने टाइप की रखी गई है प्रियम्बल में। तो जस्टिस 3 टाइप की है, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। उसके बाद में लिबर्टी जो है वो 5 टाइप की रखी गई है, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ और वर्शिप। और जो इक्वालिटी है वो 2 टाइप की रखी गई है, स्टेटस और अपॉर्चुनिटी। प्रमोशंस की भी बात की जाती है। इक्वालिटी की हम बात करें तो वो रिजर्वेशंस जो हम देखते हैं तो वो इसीलिए दी जाती है कि जो सभी को एक इक्वल पोजीशन पर लाकर रख दें, हर देश में सभी इक्वल हैं, ये कहा जाता है। तो ये इक्वालिटी का कंसेप्ट है। इसके ऊपर आगे हम फंडामेंटल राइट्स भी देखेंगे कि इक्वालिटी पे क्या राइट्स हमारे पास हैं। उसके बाद फ्रेटर्निटी 2 टाइप की है, ये भी याद रखना ज़रूरी है कि एक है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और एक है यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। फ्रेटर्निटी क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे अभी थोड़ी देर में। उसके बाद में डेट ऑफ अडॉप्शन दी गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारे प्रियम्बल में डेट दी गई है वो है 26 नवंबर 1949, यानी कि इस दिन हमने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया था। एक्सेप्टेंस देखिए यहाँ पर लिखा है कि टू डू हियर बाय अडॉप्ट एनेक्ट एंड गिव आवर सेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि हमने ये संविधान जो बनाया है ये हमने खुद को इस दिन 26 जनवरी माफ़ कीजिएगा 26 नवंबर 1949 ये दिन हमने ये जो संविधान बनाया है ये हम खुद को देते हैं। ये दिन हम ये
संविधान हम अपने आप को देते हैं। तो ये दिन यहाँ पर इम्पोर्टेंट है कि ये 26 जनवरी नहीं है, 26 नवंबर का जो दिन है उस दिन अडॉप्ट किया गया था, और पूरा जो कॉन्स्टिट्यूशन अनेक्ट हुआ था वो 26 जनवरी को हुआ था। इसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। तो यही बातें यहाँ पर लिखी गई हैं कि इंग्रेडिएंट्स क्या हैं। यदि हम इन सभी चीज़ों को 3 हिस्सों में 4 हिस्सों में डिवाइड कर दें, तो पहला सोर्स है। सोर्स जो है वो पीपल ऑफ इंडिया है। इसी से हम आगे देखेंगे कि आर्टिकल 1 में लिखा गया कि इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो वो सोर्स है ये। नेचर ऑफ इंडियन स्टेट हमने देखा कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक है। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी। कितने टाइप के हैं ये इंपॉर्टेंट है कि जैसे जस्टिस 3 टाइप का है, लिबर्टी 5 टाइप की है, इक्वलिटी 2 टाइप की है और फ्रेटर्निटी भी 2 टाइप की है। ये यहाँ पर ज़रूरी है जानना। उसके बाद डेट भी इम्पोर्टेंट हो जाती है, क्योंकि ये 26 जनवरी नहीं है, कन्फ्यूजन हो सकता है इसमें, लेकिन ये 26 नवंबर है 1949। इस दिन हमने अडॉप्ट किया था और प्रीएम्बल उसी दिन से हमने अडैप्ट कर लिया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन। अब हम हर एक इसमें जो वर्ड्स लिखे गए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, उसको हम डिटेल में समझते हैं कि क्या मीनिंग है इन सब वर्ड्स का। सॉवरेन, देखिए पहले कि सॉवरेन वर्ड आ कहाँ रहा है। तो जो 5 वर्ड्स लिखे गए हैं नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में, उसमें पहला वर्ड है सॉवरेन। तो सॉवरेन का मतलब है कि इंडिपेंडेंट है, जो गवर्नमेंट है हमारी वो इंडिपेंडेंट है, कि अब हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो जैसे कि भारत जो है वो पार्ट है, जैसे यूएन का पार्ट है, या फिर ब्रिक्स नेशंस में पार्ट है, G20 में पार्ट है, या फिर ऐसे किसी भी समूह का पार्ट है भारत, इंडिया उसका पार्ट है। लेकिन उनका जो डिसीजंस है वो वर्ल्ड लेवल पर माना जाएगा। इंडिया में जो भी इनेक्ट करना है, इंडिया के लिए जो भी लॉ बनाने, इंडिया के लिए जो भी एक्ट्स पास करने हैं, या फिर इंडिया के रिलेटेड कोई भी काम करना है, तो उसके लिए इंडिया इंडिपेंडेंट है। जो गवर्नमेंट है भारत की वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना डिसीजन खुद ले सकती है, किसी के भी इन्फ्लुएंस में अपना डिसीजन भारत को लेने की आवश्यकता नहीं है। जैसे पहले ब्रिटिश जब यहाँ पर रूल करते थे, तो उनके इन्फ्लुएंस में रूल्स पास होते थे कि जो उन्हें सही लगे। तो यहाँ पर अब ऐसा कुछ नहीं है कि किसी भी देश से या फिर भारत के बाहर का कोई कुछ भी इन्फ्लुएंस भारत पर नहीं है। इंडिया इज़ अ सॉवरेन कंट्री, यानी कि हम अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। इसके बाद है सोशलिस्ट। इस वर्ड को देखें तो ये दूसरा वर्ड है सोवरेन के बाद नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में। और सोशलिस्ट का मतलब है कि इकोनॉमिक और पॉलिटिकल सिस्टम है भारत में, कि हमारे जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जैसे हम देखते हैं कि हमने इलेक्ट करके भेजा प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को। वैसे इलेक्शंस किस तरह से होते हैं प्रेसिडेंट के या प्राइम मिनिस्टर के, सब हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन एक पॉलिटिकल सिस्टम है, एक इकोनॉमिकल सिस्टम है हमारे देश में, कि किस तरह से हमारी इकोनॉमी चलेगी। तो ये एक सोशलिस्ट कंट्री है हमारी। उसके बाद सेक्युलर वर्ड है, ये तीसरा वर्ड है नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में। ये सेक्युलर का मीनिंग होता है कि हम किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं करते। ये नहीं कि एक ही रिलीजन है, भारत में सभी रिलीजन्स को बराबर समझा जाता है, और रिलीजन्स को अलग नहीं रखा जाता है कि रिलीजन जो है वो अलग है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है या ये सब चीज़ें अलग है। जो हमारा संविधान है वो प्रमोट करता है कि आप अपना रिलीजन जो आप चाहें, जो आप परस्यू करना चाहें, वो आप परस्यू कर सकते हैं। इसके बारे में भी फंडामेंटल राइट्स हैं, जिसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे जब फंडामेंटल राइट्स का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन सेक्युलर वर्ड का यही मीनिंग है इंडिया का, कि इंडिया इज़ अ सेक्युलर कंट्री। यहाँ पर सभी जो रिलीजन्स है उन्हें एक बराबर माना जाता है, और स्टेट को सेपरेट इस तरह से नहीं कि रिलीजन अलग हो गया और कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, इस तरह से नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन सपोर्ट करता है कि रिलीजन्स को आप अपने हिसाब से बढ़ावा दें। उसके बाद डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारी, इसके बारे में भी हम देखें तो ये वर्ड है यहाँ पर जो नेचर ऑफ इंडियन स्टेट में, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक। तो डेमोक्रेटिक 2 टाइप की डेमोक्रेसी होती है वर्ल्ड में, जैसे एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जैसे डायरेक्टली आप पीपल से जो रह रहे हैं देश में, उन सब से आप डायरेक्टली पूछिए कि क्या करना चाहिए देश में। जैसे आपने देखा होगा, यदि आप वर्ल्ड पॉलिटिक्स में थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हैं, तो ब्रिटिश जो ब्रेक्सिट का जो मुद्दा था, वहाँ पर इंग्लैंड जो ग्रेट ब्रिटेन था, वहाँ पर रेफरेंडम कराया गया था, कि डायरेक्टली पूछा गया था जनता से कि आप ब्रेक्सिट चाहते हैं या नहीं, यानी कि ब्रिटेन का यूरोपियन यूनियन से एग्जिट चाहते हैं या फिर यूरोपियन यूनियन के साथ ही रहना चाहते हैं। तो ये डायरेक्ट पूछा गया था जनता से, वो रेफरेंडम कहा गया था उसे। तो ये एक डायरेक्ट डेमोक्रेसी है कि आप सीधा जो पीपल है सीधा वो अपना डिसीजन दे सकते हैं कि हाँ हमें ये चाहिए।
और जो हमारी कंट्री है यहाँ पर आपको इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी देखने मिल जाएगी कि हमारे नुमाइंदे चुनकर, रिप्रेजेंटेटिव्स चुनकर हम भेजते हैं और वो डिसीजन लेते हैं हमारे बिहाफ पे कि हमें क्या करना है, ये जो भी मुद्दे सामने आएंगे उसके हिसाब से हमें क्या करना है। तो वो डिसीजन लेते हैं, डायरेक्ट जनता से नहीं पूछते। और उसका कारण ये भी है कि इतना ही बड़ी जनसंख्या है भारत में कि डायरेक्ट पूछना थोड़ा आसान नहीं होगा। तो जो आप यूरोपियन स्टेट्स देखेंगे, यूरोपियन कंट्रीज़ देखेंगे, तो वहाँ पर आपको डायरेक्ट डेमोक्रेसी के काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगे। भारत जो है वो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, ये याद रखना यहाँ पर ज़रूरी है। और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी में हम हमारे जो लीडर्स हैं उन्हें चुन सकते हैं, ये हमारे पास हक है कि हम किसे चुनकर भेज रहे हैं। उसके बाद रिपब्लिक है। रिपब्लिक का मतलब ये है कि हमने इलेक्ट करके हमारा हेड चुना है। हेड जो भारत का होगा वो प्रेसिडेंट हेड होता है, और प्राइम मिनिस्टर जो कि हम एग्जीक्यूटिव और रियल हेड की बात करते हैं, क्योंकि ये आगे एक कंसेप्ट आएगा रियल और एग्जीक्यूटिव हेड का, आगे हम बात करेंगे जब प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की बात करेंगे। लेकिन फिलहाल ये हम जानते हैं कि प्रेसिडेंट जो है वो भारत का हेड है। तो जो ये प्रेसिडेंट हैं उन्हें इनडायरेक्टली भले ही जो चुना जाता है, लेकिन उन्हें भी कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक तरीके से हमने इलेक्ट करके ही वहाँ पर भेजा है। और जो रिपब्लिक है, इसका मतलब यही है कि हमारा जो हेड है वो इलेक्टेड है। ऐसा नहीं कि जैसे इंग्लैंड में हम देखेंगे तो वहाँ पर मोनार्च का रूल होता है, जो हेरिडिटरी मोनार्च है वो वहाँ पर हेड होते हैं, उनकी ही फैमिली जो होगी वो वहाँ पर हेड हो जाएंगे, और उनके बाद फिर प्राइम मिनिस्टर को चुनते हैं वहाँ पर। तो वो अलग सिस्टम हो जाता है। रिपब्लिक का सिस्टम है कि हमने इलेक्ट करके हमारा जो हेड है वो चुना है। तो इसके बाद में हम देखिए अगला जो वर्ड है वो जस्टिस है। जस्टिस हमने देखा था 3 टाइप के हैं, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। जस्टिस का मतलब क्या है कि ये 3 टाइप के जस्टिस हैं यहाँ पर, कि जस्टिस सबको इकोनॉमिकली, कि ऐसा नहीं कि ज़्यादा रिच हैं तो उनके लिए अलग जस्टिस है, सबके लिए बराबर जस्टिस है। सोशल जस्टिस है और पॉलिटिकल जस्टिस है भारत में। तो ये सीधा सीधा मतलब है इस शब्द का। उसके बाद देखें 3 वर्ड्स है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी। ये तीनों वर्ड्स जो हैं, ये तीनों वर्ड्स को हमने लिया है फ्रेंच रेवोल्यूशन से। फ्रेंच रेवोल्यूशन में आप देखेंगे तो सबसे पहली बार आपको ये तीनों वर्ड्स का वहाँ पर जिक्र मिलेगा। और ये देखिए कि यहाँ पर कि लिबर्टी 5 टाइप्स की है, और इक्वालिटी 2 टाइप की है, और फ्रेटर्निटी 2 टाइप की है। तो लिबर्टी का मतलब ये है कि रिस्ट्रेंट्स नहीं है, कोई रुकावट नहीं है, आप फ्री हैं कि आप बोल सकते हैं कुछ भी। हमारे देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसे आप देखते हैं, और रिलीजन का कोई रोक टोक नहीं है, आप कोई भी रिलीजन फॉलो कर सकते हैं। तो रिस्ट्रेंट्स नहीं है हमारे पास कि हम घूम सकते हैं कहीं भी, आप चाहें वहाँ जा सकते हैं आप। तो ये लिबर्टी का मतलब होता है कि भारत में आपको आज़ादी है कि एक्टिविटीज़ जो भी आपकी है इंडिविजुअल की, वो उस पर कोई रिस्ट्रेंट्स नहीं है। जैसे लैंड है तो लैंड भी एक प्राइवेट प्रॉपर्टी देखा जाता है भारत में, तो वो भी आपको लिबर्टी है चुनने का कि आप ले सकते हैं कोई भी उस तरीके से। उसके बाद इक्वालिटी है कि सब बराबर हैं, संविधान के सामने सभी बराबर हैं, किसी को कोई स्पेशल प्रिविलेज नहीं दी जाती है कि ये खास है, इनके लिए ज़्यादा हमें ध्यान देना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इक्वालिटी है, सभी संविधान के सामने सभी बराबर है। संविधान जो है वो सॉवरेन है। जैसे हमने फर्स्ट कीवर्ड यहाँ पर जो देखा था वो था सॉवरेन। तो सॉवरेन मतलब कि सर्वोच्च, यानी कि इंडिपेंडेंट हैं हम, और वहाँ पर संविधान जो है वो सर्वोच्च है कि संविधान के ऊपर कोई नहीं। इस तरह से इक्वालिटी में भी सभी बराबर हैं संविधान के सामने, किसी को स्पेशल प्रिविलेज नहीं दिया जाता है, संविधान जो है वो सर्वोच्च है। उसके बाद फ्रेटर्निटी की बात की जाए, फ्रेटर्निटी का मतलब होता है भाईचारा, सेंस ऑफ ब्रदरहुड, कि भारत में सभी भाईचारे से रहें। फिर यूनिटी इन डाइवर्सिटी जो कहा जाता है हमारे देश के लिए, तो यूनिटी इन डाइवर्सिटी है कि सभी को बराबर माना जाता है, सभी में भाईचारा होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए। और फ्रेटर्निटी में हमने देखा कि 2 टाइप्स हैं, कि डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल और यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन, यानी कि हमारा जो देश है वो इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन रहे, और डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल भी मेंटेन रहे, कि एक एक जो हमारा सदस्य है भारत का, उसकी डिग्निटी पर भी कोई सवाल नहीं उठने चाहिए, और यूनिटी हमारे देश में है और इंटीग्रिटी है, ये सभी फ्रेटर्निटी का पार्ट हो जाते हैं। तो ये हमने देखा पूरा, आज प्रियम्बल को हमने समझा है कि प्रियम्बल में क्या वर्ड्स लिखे गए हैं, उनका मीनिंग हमने समझा है कि यहाँ पर क्या है। तो ये सभी जो है यहाँ से अब आगे जो है हमारा संविधान चलेगा पूरा, कि हम आर्टिकल्स देखेंगे कि आर्टिकल्स में क्या क्या लिखा गया है। पहले आर्टिकल से शुरू करेंगे हम अगले लेक्चर में, जैसे यूनियन ऑफ स्टेट कहा जाता है भारत को। तो
हम वो देखेंगे अगले लेक्चर्स में। तो यहाँ से अभी हमारा पूरा संविधान चलेगा। तो यदि आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। और इसे आप ऐसे मत देखिए कि हमें पढ़ना है या फिर कोई एग्ज़ाम के लिए आप देखें कि एग्ज़ाम है इसलिए हमें ये पढ़ना है। ऐसे नहीं, आप ये देखिए कि हम भारत के सिटीज़न हैं, हम भारत के नागरिक हैं। तो नागरिक होने के नाते हमें हमारे संविधान के बारे में पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या लिखा गया है। पॉलिटी सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए कि क्या कुछ हमारे देश में किस तरह से लॉज बनते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। और क्या क्या लिखा गया है संविधान में, क्या क्या राइट्स हमें मिले हुए हैं, क्या हमारी ड्यूटीज़ हैं, क्या डीपीएसपीज़ हैं यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं स्टेट की। उसके बाद में कैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर का क्या क्या रोल होता है, क्या उनके फंक्शंस है, क्या हमारे प्रेसिडेंट के फंक्शंस है, प्रेसिडेंट को किस तरह से चुना जाता है। तो ये सभी के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए इंडियन सिटीज़न होने के नाते। तो इसे ऐसे नहीं समझना चाहिए कि ये एक सब्जेक्ट है। इसे ये समझ लीजिए कि ये भारत के हम सिटीज़न हैं, तो ये तो पता होना ही चाहिए। इस तरीके से आप लेक्चर्स को देखिए तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि क्या किस तरह से क्या क्या चीज़ें हैं संविधान में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।